हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक दफा फिर मेरे दोस्त मेरे भाई अभिषेक मिश्रा जी इंडिया से हमें ज्वाइन किया है, हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक है। तो उन्हें खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो। मिश्रा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम आपके सभी दर्शकों को। आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है। जब भी आप बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा। मुजफ्फर भाई, थैंक यू बहुत सो मच मेहरबानी, फॉर बहुत हैविंग मी। शुक्रिया। अच्छा अभिषेक भाई, आज आपसे हम जानेंगे कि हमारे जो आपके हम सब के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो यूएसए के दौरे पर गए थे। वहां पर उन्हें बहुत ही ज्यादा सम्मान मिला, बहुत ही ज्यादा इज्जत मिली। उसके बाद में वो फौरन ही जो इजिप्ट के दौरे पर गए। तो यहाँ आपसे मैं जानूंगा, थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले हैं, वो भी जाने के बहुत चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से इजिप्ट के अंदर भी उन्हें रिस्पांस मिला है। आप क्या देख रहे हैं कि जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें इंडिया का क्या किरदार आपको नजर आ रहा है? इस पे थोड़ी सी हमें गाइड करें और रोशनी डालें इसके ऊपर। देखिए, बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया का क्या किरदार है, और अगर इंडिया उस किरदार को निभा भी पाएगा नहीं। उसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, ये बनेगा किन चीजों से। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर कई चीज, जैसे एक ऑटोमन एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था, रोमन एम्पायर थे, ये सब सारे एम्पायर थे। तो वर्ल्ड ऑर्डर एक समय इन एम्पायर्स का रिजल्ट हुआ करता था। बड़े बड़े एम्पायर के इलाके में, जो उसमें अंडर में वसाल जिनको आप कहते थे, वो देश हुआ करते थे। और वो जैसे अब एक समय इंडिया यहाँ पर था और ब्रिटेन बैठ करके लॉ बनाता था इंडियंस के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर हुआ करता था। उसमें मतलब जो रूल्स होते थे वो आर्कियाइक होते थे, जैसा राजा वैसी रूल का हिसाब किताब था। अब जो वर्ल्ड ऑर्डर आया है, इसकी खास बात यह है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर नेशन स्टेट का है। तो जो यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशन है, वो जरा संकुचित है। नेशंस का जो मतलब है ना, वो कई अलग अलग थ्योरीज में अलग अलग है। तो अब आप देख ले, यदि जो यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ नेशन में जाएंगे तो वो नेशन एथनिकल है। कि यूरोप में जर्मन जो हैं वो एक लैंग्वेज बोलते हैं, एक तरह का खाना खाते हैं, एक तरह के इलाके में रहते हैं, तो वो जर्मन्स हैं। दैट कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन। तो उन हर उस इलाके में जहां जहां जर्मन बोली जाती है और जर्मन लोग रहते हैं, वो इलाका उनका हो गया। उनको वो जो अब पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में रहेगी, तो नेशन का स्टेट हो गया नेशन स्टेट। और दूसरा नेशन का कॉन्सेप्ट है वो इस्लामिक है, ब्रदरहुड के हिसाब से है कि भाई जो भी कलमा पढ़ ले तो फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में हुआ तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का एक नेशन बना देता है। हालांकि वो नेशन तो नहीं हुआ, क्योंकि उसका भाषा सेम नहीं है, उसका खान पान सेम नहीं है, उसके कपड़े सेम नहीं है। तो वो ब्रदरहुड बनाता है। यही चीज हमारे यहाँ पे कंसेप्ट को कंफ्यूज कर दिया गया, ब्रदरहुड को नेशनहुड से, और कहा गया कि इस्लामिक नेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। तीसरा जो है, वो जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उस वर्ल्ड ऑर्डर, वो इंडिया का वर्ल्ड ऑर्डर है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ये कहता है कि हर कोई अपनी डाइवर्सिटी के साथ हमारी परिवार का हिस्सा है। हम उसको उसी हिसाब से जिंदगी जीने देंगे जिस हिसाब की जिंदगी वो जीता है, क्योंकि यही डाइवर्सिटी परिवार का निर्माण करती है। बाकी दोनों वर्ल्ड ऑर्डर में प्रॉब्लम यह है कि वो जब आपके पास आते हैं तो आपसे वो कहते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मेरे हिसाब से चेंज कर। एक पॉलिटिकल रीजंस लाता है, वो कहता है कि यार तुमको नहीं पता कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, हम तुम्हें पॉलिटिक्स सिखाएंगे। दूसरा कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो हम सिखाएंगे तुम्हें। तो इन दोनों के इसमें कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाइयां और मारधाड़ दुनिया ने खूब देख ली। यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर में भी मारधाड़ हुई, और इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर में भी खूब मारधाड़ हुई। अब इंडिया कभी बाहर नहीं निकला अपने घर से, और इंडिया ने कभी कॉलोनी बनाने की चेष्टा नहीं करी। जैसे भारत कैसे बन गया, भारत बनाने के लिए किसी ने तो तलवार नहीं उठाया। उन्होंने कहा भाई या तो तुम भारत बन जाओ, या तो तुम अपना जो नेशनलिटी वो छोड़ दो और कुछ और बन जाओ और हमारे हिसाब से चलो। भारत अपने आप से बनता चला गया। और मजे की बात है कि जब भारत बन रहा था हजारों साल पहले, तो भारत में विविधताओं में और भारतीय आइडेंटिटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। तो जो तमिल था, वो अपनी अलग लिटरेचर को बनाता जा रहा था, वो अपनी भाषा का भी इवोल्व कर रहा था, अपने खान पान का भी इवोल्यूशन कर रहा था, अपनी मान्यताओं का भी इवोल्व कर रहा था, लेकिन भारतीय आइडेंटिटी के अंदर में भी वो समाता जा रहा था। तो हजारों साल पहले यदि तमिल भाषा आई, तो संस्कृत भाषा तो संस्कृत उसके तमिल के पैरेलल में है। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई भाषा जब एक नहीं थी तो भारत का निर्माण कैसे हो गया। बेसिकली भारत कल्चरल इवोल्यूशन से हुआ। तो भारत ने सबको अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व रखने का मौका दिया। जैसे हमारा बंगाली बंगाली है,
कोई दिक्कत नहीं है कि वो भारतीय होने के लिए उसको बांग्ला छोड़ना पड़ेगा। आप क्या क्या कि अगर पाकिस्तानी होना है तो पहले तुम बंगाली होना छोड़ो, क्योंकि पाकिस्तानी होने के लिए उर्दू बोलो तुम। ये चीज भारतीय व्यवस्था में नहीं थी। भारत कल्चरल इवोल्यूशन था। उसने कहा कि आपके कल्चर में हम फिट हो जाएंगे, बिना आपके कल्चर को ऑल्टर किए हुए या चेंज किए हुए, बिना आपकी मान्यताओं को चेंज किए हुए, बिना आपकी भाषा को चेंज किए हुए, बिना आपके रहन सहन खान पान को चेंज किए हुए। और यही वो जो हजारों वर्ष से ये जो संस्कृति चलती रही, इसने इतने ज्यादा एरिया में भारत का निर्माण किया हजारों साल पहले। ये कोई 10-15 हजार साल की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। तो जैसे अब मैं एक बार मुजफ्फर भाई उनके साथ था, डॉक्टर परवेज हुड भाई से, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। पहले तो बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो मैं उनके 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 अनुपस्थिति में उनका नाम ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट। वो बहुत ज्ञानी आदमी है, मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा, जब हमारी बहस हो रही थी, कि जब किसी ने भारत की डेफिनेशन लिखी तो उसने लोगों से पूछा था कि वो भारतीय की जो डेफिनेशन लिख रहा है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब चूंकि उस समय बहुत छोटा समय था तो मैं उनका उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन प्रश्न ये है कि ये भी तो है ना पॉसिबल कि उसने सबसे पूछ लिया था और तब ये डेफिनेशन लिखी कि ये भारत को ये लोग समझते हैं। वरना इतनी बड़ी टेरिटरी का, कि यहां से यहां तक का एग्जैक्ट, कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर के हिस्से को भारत कहते हैं। वो ये नहीं कह रहा है कि वहां पे जो है हिमालय, तो भाई उसकी तो जोग्राफिकल वो स्थिति पता है ना, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो नहीं है, और बाकी वेस्ट एशिया में भी हिमालय नहीं है। हिमालय का तो एक जियोग्राफिकल रीजन, एग्जैक्टनेस ऑफ कोऑर्डिनेट समझिए कि जिसने डेफिनेशन लिखी उसने बता दिया कि ये भारत रहता है। तो पॉइंट यही है कि जो भारत का वर्ल्ड ऑर्डर होगा, अब 3 वर्ल्ड ऑर्डर में से 2 वर्ल्ड ऑर्डर हम देख चुके हैं, यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर और इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर। उसमें भारत का वर्ल्ड ऑर्डर ना तो आपसे ये कहेगा कि आप अपना धर्म चेंज करो, ना आपसे ये कहेगा कि आप अपनी भाषा चेंज करो। वो आपसे कहेगा योगा कर लो, योगा कर लो अपनी मान्यताओं के हिसाब से, आपको कोई अंतर नहीं, हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए। तो आप डरे हुए नहीं महसूस करोगे। इंसान की मोस्ट ऑफ द लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट होती है जब उसकी आइडेंटिटी पे खतरा होता है, ठीक है ना। आप उसकी आइडेंटिटी को चैलेंज करें, चाहे तलवार से चाहे प्यार से, तो आदमी रिएक्ट करेगा कि भाई क्यों। कोई बैठे बैठे किसी को आ जाए तो बात अलग है, वरना 100 में से 98 लोग रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी समझ उतनी नहीं होती। कोई ऐसे होते हैं उनको बैठे बैठे हो गया यार ये बेकार है, ये अच्छा मुझे वहां जाना है, वो ऐसे लोग भी होंगे, मगर वो बहुत कम होते हैं। बैठे बैठे चीजें चेंज नहीं होती नॉर्मली। तो भारतीय जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें सऊदी अरेबिया भी इसको प्यार करेगा, यूएई भी प्यार करेगा, और इतना प्यार करेगा कि मंदिर खुलवा देगा। आप समझ रहे हैं? तो प्यार का और इन सबको इंक्लूड करने का, सबको इंक्लूसिवली लेके चलने का जो ऑर्डर है वो सिर्फ भारत कर सकता है। भारत की बालादस्ती, और बालादस्ती शायद एक रॉन्ग वर्ड है, भारत का नेतृत्व, क्योंकि लीडर तो चाहिए ना, बिना लीडर के तो सब देखिए इंसान की खास बात यह कि वो लीडर चुन रहा है, ढूंढ रहा है कब से। उस लीडर का नाम कभी वो पैगंबर कर देता है, कभी वो लॉर्ड जीसस कर देता है, कभी वो श्री कृष्ण कर देता है, कभी वो राम कर देता है। उसको लीडर चाहिए जिसके पीछे वो चल सके, फॉलो कर सके, जो वो किए उसी तरीके का जीवन वो जीना चाहता है। उसको उसकी मानसिकता है मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस की। हर भाई लड़ाई तो यही है ना कि किसका जीवन शैली सही है, जीसस का सही है, प्रॉफिट मोहम्मद का सही है, भगवान राम का सही है। लड़ाई तो इनमें लेकर के भले हो सकती है, लेकिन एक लीडर तो चाहिए जिसको हम फॉलो करें आंख बंद करके। तो अब ये जो है कि अब जो चूंकि रिलीजन ने बैक स्टेट ले लिया है, अब मैन मेड लॉस का काम आ गया है, रिलीजन को पर्सनल मैटर बना दिया गया है। तो अब ये लोग आपको इसलिए नहीं रिजेक्ट करेंगे कि आपका रिलीजन कुछ और है। अब वो ये देखेंगे कि आप हमको अगर अगर लीड करना चाहते हो तो आप हमारी मान्यताओं, हमारी ट्रेडिशन, हमारे हेरिटेज को कितना खतरा पहुंचाते हो। और भारत किसी की मान्यताओं, ट्रेडिशन और खतरे और हेरिटेज को खतरा नहीं पहुंचाता। वो अरबी भाषा का भी सम्मान करेगा, वो अफ्रीकन लोगों के भी मान सम्मान करेगा, वो जो है अंग्रेजी है, जो यूरोपियन है, उनका भी मान सम्मान करेगा। वो हर भाषा, हर हेरिटेज, हर ट्रेडिशन, हर कल्चर का सम्मान करते हुए चल सकता है। यही भारत ने दिखाया है। भारत जिसको आप कहते हो वो है क्या? भारत बेसिकली बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है। चूंकि हम ये कर चुके हैं, हमारे पास मॉडल मौजूद है, बाकी लोग नहीं कर पाए। बाकी लोग आए तलवार लेके करने की कोशिश किए, किसी ने 400 साल तक राज कर लिया, किसी ने 200 साल तक राज किया, लेकिन खत्म हो गए। कोई परसिस्टेंट नहीं बना पाया। लेकिन हम ये जो क्षेत्र में ये फैला ये आदत, भारत आज भी है विविधताओं के साथ। अगर 21 अरब मुमालिक हैं तो भारत में आज की डेट में 30 स्टेट है, तो 30 भारतीय स्टेट हैं।
30 इंडियन ममालिक हैं। आप ऐसे समझे ना, ये ममालिक चाहे तो कल को अलग हो जाए। जरा आप बोल दीजिए वहां के भाई, जो जो पॉलिटिशियन है, क्या तुम सीएम बने हो, पीएम बन जाओ यार। अगर तुम्हारा हिस्सा भारत से अलग हो जाए तो तुम पीएम बन जाओगे। जरा उनको बोलिए कि अपने लोगों को जाके बोले। लोगों ने टांगे तोड़ देनी है, लोगों ने टांगे तोड़ देनी है कि तुम सीएम हो, सीएम रहो, हमको पता है पीएम किसको चुनना है और उसको किसको चुनना है। तो पीएम चुनते समय वो नहीं देखते कि ये यार गुजराती है, गुजराती 2 करोड़ है, हम साले को 20-22 करोड़ यूपी वाले हैं और ये गुजराती आके हम पे राज कर रहा है यार, वो ये नहीं देखते। तो भारतीय मॉडल जो है, जो ये जो थ्योरी है, समझिएगा इसको। जैसे आप अरब नहीं बोलते लेकिन मुसलमान है, ठीक है ना, वैसे ही भारतीय कोई एक समझ लीजिए थ्योरी थी जो डाइवर्स लोगों ने स्वीकार किया। और भारत का मुसलमान भी प्राउडली कहता है कि हम इंडियन है भारत का। तो ये हर चीज पे लागू हो जाती है, रिलीजन पे लागू हो जाती है, डाइवर्स कल्चर पे भी लागू हो जाती है। तो इंडियन आइडियोलॉजी ऐसी है कि आपको इंडियन बना देती है बिना आपको परिवर्तित किए हुए। ये कोई कंडीशन नहीं रखती, ये कहती है आप जैसे हो वैसे ही रहो, हम दूध में शक्कर की तरह मिलेंगे और आपको मीठा कर देंगे। आप समझ रहे हैं, हम आपको नींबू की तरह डाल के पनीर बनाने नहीं आए हैं, हम शक्कर की तरह घुलेंगे और आपको मीठा कर देंगे। और ये थ्योरी टेस्टेड है, ये थ्योरी टाइम टेस्टेड है, और ये थ्योरी समझ लीजिए आज की यही मॉडर्निटी क्या है, प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म, उसके बाद डाइवर्सिटी, उसके बाद यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी, ये जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑल मेन आर बोर्न इक्वल, no one is inferior, no one is superior, all sexes are equal, every men and women are equal। ये हम कब से कह रहे हैं? everyone has freedom to religion, हर कोई अपना अपना रिलीजन माने, ये हम कब से कह रहे हैं? तो ये सारी थ्योरी हमारे पास है। तो हमारा जो लीडर होगा ना, वो इन चीजों से गुजर चुका होता है, ये उसके डीएनए में होता है। तो वो आपको इंफीरियर नहीं समझेगा, वो आपको अपना दोस्त समझेगा। वो जाके यूं जफ्फी मारेगा बाइडेन को भी, वो यूं जफ्फी मारेगा सीसी को भी, और सीसी भी उतना ही खुश होगा जितना बाइडेन खुश होगा। ये हमारी जफ्फी का खास बात है। हम तलवार नहीं रखते, हम अपनी जेब में प्यार रखते हैं। और इसीलिए ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, इस वर्ल्ड ऑर्डर को फ्री सोसाइटी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, फ्री सोसाइटी के वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब हम सबकी प्रोटेक्शन करेंगे। उसका सही नेतृत्व करने की यदि किसी के पास ट्रेनिंग है और ट्रेडिशन है और हेरिटेज है, तो वो भारत का है। तो इसे कहते थे, हमारे यहाँ गाना फिल्म में आया था, मेरा टाइम आ गया। तो हमारा टाइम आ चुका है, टाइम हैज कम। बहुत बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कल मुफ्ती आजम से उनकी मुलाकात हुई है मोदी जी की, वहां पर देखिए मुफ्ती आजम जो है उसको पूरी दुनिया के मुसलमान उनके फतवे को, उनकी बात को बड़ी अहमियत देता है, और उन्होंने भी तारीफ की है उनकी, मोदी जी की। उसके बाद में वो एक कम्युनिटी जो मुसलमानों की, उनकी मस्जिद में भी गए, दीवारों को उन्होंने बड़े एहतराम से वहां पर हाथ लगाया, चूमा उनको, उनको वहां पर गिफ्ट भी दिया गया। और आप वैसे क्या समझ रहे हैं कि ये जो ग्लोबल साउथ है वहां पर मुसलमानों की, क्योंकि बड़ी एक अहम रोल है इस खित्ते के अंदर, बड़ी तादाद पाई जाती है, तो इस वजह से मोदी साहब जो हैं वो मुसलमानों के साथ इस तरह का रवैया कर रहे हैं, या मुसलमान उनका रवैया उनके साथ बड़ा ऐसे है कि मुसलमानों की कितनी अहमियत है इस खित्ते के अंदर, और मोदी जी जिस तरीके से उनके साथ ताल्लुकात को अपने को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, आपको मुसलमानों में और अरबों में तो अंतर करना पड़ेगा ना। जो ये जो मुफ्ती हैं, जैसे मैं आपको बार बार, मेरे जो सीरियन दोस्त ने कहा तुम 21 अरब ममालिक का नाम बताओ, उसने क्यों नहीं कहा तुम जरा 57 मुस्लिम ममालिक का नाम बता दो। मुस्लिम आप ढूंढते हैं, उनसे कह दिए आप पहले मुस्लिम हो बाद में अरब हो। जरा जिन्ना साहब को भेजिए उनके पास, बोलिए कि आप आज से अरबी नहीं बोलोगे, उर्दू बोलोगे, और आप पहले मुस्लिम हो बाद में अरबी हो। जरा समझाइए उनको। इजिप्शियन जो हैं भाई, वो प्राउड हैं। अगर उनका कल्चर हटा दीजिएगा तो इस्लाम की बुनियाद जो है ना, वो कहां रहेगी? इस्लाम की बुनियाद में क्या है? काबा शरीफ है। काबा शरीफ प्रॉफिट मोहम्मद के समय था क्या? वो पहले से था। इस्लाम की बुनियाद में क्या है? अरबी भाषा। वो क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है? वो पहले से था। इस्लाम की बुनियाद में क्या है? अरबी भाषा। वो क्या प्रॉफिट मोहम्मद के आने से शुरू हुआ? वो पहले से था। भाई, जो कौम, जिस कौम का उन्होंने लीडरशिप किया, जो अब सुनिया सुन्नी की लड़ाई हुई, वो भी तो इसीलिए हुई ना कि भाई कुरैश बनेंगे या कोई और बनेगा। तो उन्होंने अबू बाकर को बनाया ना। जो हजरत अली थे, उनका नंबर तो चौथा आया। तो वो अपने क्लैन को लेके भाई वो नहीं छोड़ने वाले। आप उनको, आप उनकी, आप उसके बाद उमायद डायनेस्टी को देख लें, जो प्रॉफिट अली के ऊपर अटैक किया गया, वो क्या हुआ था? प्रॉफिट अली तो यही कहने गए ना कि भाई तुम हमारे नाना का इस्लाम वापस लाओ, तुम तो अपने इस्लाम को चला रहे हो।
तो जी, पॉइंट ये है कि आप अपने कल्चर से दूर हो, आप वो भी ढूंढ रहे हो। ये अरब वर्ल्ड ने लीडरशिप मान ली है। आप अगर देखें तो 2 साल पहले, 3 साल पहले वेटिकन गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। वेटिकन में मुलाकात हुई, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिश्चियन वर्ल्ड ने भी हिंदू वर्ल्ड से, बिकॉज की देखिए वो जो पोप है, पोप ने कहा, बयान दिया कि कन्वर्जन दुनिया का सबसे बिगेस्ट क्राइम है। उन्होंने ये बात बोली कि वी आर अशेम्ड ऑफ कन्वर्जन। देखिए आज आप, ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन ये नहीं कहता कि आई एम प्राउड ऑफ माई कॉलोनियल, वो अपनी हिस्ट्री में बच्चों को पढ़ाते हैं कि कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म बुरी चीज थी, हमने इससे लोगों को कत्लेआम किया अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो वो जो ये हो रहा है ना, पहले क्रिश्चियन वर्ल्ड ने, बिकॉज देखिए क्रिश्चियन वर्ल्ड ऑर्डर जो कि यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जाना जाता है, बिकॉज क्रिश्चियन मीन्स यूरोप, और तो कोई नहीं है, और मुस्लिम मीन्स अरब, इस्लाम मीन्स अरब, मुस्लिम इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये जो मीटिंग हुई है मिस्र के, वो जो और जो सबसे बड़ा उनका जो यूनिवर्सिटी है जहां से मुफ्ती सारे फतवे लिए जाते हैं, और वो फतवे का एक हाईएस्ट पॉइंट है, मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम भूल रहा हूं, मुझे पता है। तो जामे अजहर। हाँ, अजहर यूनिवर्सिटी, करेक्ट। तो आप ये देखें कि उनके साथ मुलाकात सिर्फ ये सिंबॉलिक नहीं है, इस्लामिक वर्ल्ड भी ये कह रहा है कि हमारी टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, आपका कश्मीर का केस खलास हो चुका है, वो नहीं खड़े होंगे आपके साथ। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि इस्लामिक मुस्लिम होने के नाते मेरे लिए खड़े हो, क्योंकि हम आपके पैलेस्टाइन के लिए खड़े हो रहे, वो आपको टाटा बाय बाय कर देंगे। क्योंकि नेशन स्टेट यानी अरबिक वर्ल्ड ये चाहता है कि अब अरबी वर्ल्ड में कोई बाहर करना है, वो भी डरे हुए हैं भाई। ये आप तिमूर को भले हीरो मान लें, अरबी नहीं मानता तिमूर को हीरो, क्योंकि तिमूर ने पहले हिंदुओं को काटा, फिर उतने ही अरबों को काटा उसने। सेंट्रल एशियन में मंगोलों ने जितनी तबाही इंडिया में तो कल नहीं बचाई, हम लोग बच गए, लेकिन उन्होंने जाकर के उतनी ही तबाही मचा दी आपका बगदाद में। बगदाद को खाली कर दिया था मंगोल ने, चंगेज खान ने। बात तो अलग है कि उसका बेटा बाद में कन्वर्ट हो गया तो वो इस्लाम बन गया, लेकिन उसने तो खत्म कर दिया ना। तो इनको ये पता है कि हम अगर इस्लाम के बहाने आपको अंदर बुलाएंगे तो आप मेरे सर पे चढ़ जाओगे, इसलिए वो सिटीजनशिप नहीं देते, वो अरब नहीं बनाते, कहते मुसलमान बन जाओ, दूर रहो जरा हमसे, मुसलमान बनो बहुत बढ़िया, सेकंड ग्रेड के रहो, हमारे हमेशा पैरों के जूते के अंदर रहो, लेकिन दूर रहो, सिटीजनशिप मत मांगो, आके हमारे यहाँ पे चौधराहट मत करो, हमारे सैनिक वैनिक बन जाओ, हमारे सेनापति बन जाओ, मरने वरने का काम तुमको दे दिया हमने। क्योंकि हमारे पास अरब अब कम है। अरबों ने लड़ाई तो बहुत ज्यादा नहीं लड़ी ना, अरबों ने तो शुरू में प्रॉफिट मोहम्मद के समय पे जो इधर 200-300 साल या 400 साल 500 साल लड़ाई लड़ी, उसका तो शांत हो गए। उसके बाद तो वो कॉलोनाइज हो गए तुर्कों के द्वारा। आप जो जब आप देखते हैं अल तुगरल, तो आप अरबों के दिल पे चोट कर रहे होते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये इस्लामिक वर्ल्ड ने भी ये कहा है कि हम भारत की जो अध्यक्षता है या नेतृत्व है, इसको हम स्वीकार करते हैं। और पोप ने जब स्टेटमेंट दे दिया कि क्रिश्चियनों को आप कन्वर्ट मत करवाइए, और क्रिश्चियन किसी को कन्वर्ट न कराए, बहुत एक अंतर पड़ गया। आप देखिए उतनी एक्टिविटी नहीं है, होती अभी भी है क्योंकि कुछ लोग हैं जेलेट, लेकिन वो फोर्स नहीं है, वो सैंक्शन नहीं है। यूरोप पागल नहीं है। इस समय यूरोप भी पागल हुआ करता था। जब वास्को डी गामा यहाँ आया, उसने देखा यहाँ के लोग गाय नहीं खाते, तो उसने गाय जबरदस्ती खिलाई, क्योंकि वो कल्चर पे अटैक करते थे। मैं आपको यही बात बता रहा हूं। तो अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इजिप्ट के राष्ट्रपति का और अजहर यूनिवर्सिटी के उसका मिलना, मौलाना साहब का, मुफ्ती साहब या काजी साहब जो भी है, ये बहुत बड़ी वो चीज है। क्योंकि वो अभी ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं कि ये कन्वर्जन का खेल बंद होना चाहिए, लेकिन बहुत जल्द ये स्टेटमेंट भी आएगा जैसे जैसे पेट्रो डॉलर कम होता जाएगा। लेकिन एक बात तो फिक्स हो गई कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, उसका जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, जब प्रेसिडेंट इलेक्शन हो जाता है ना, उसके कुछ समय तक तो एग्जिस्टेंट रहता है, एग्जिस्टेंस प्रेसिडेंट, लेकिन नए वाले को कुछ दिन वेट करना पड़ता है, लेकिन वो हो चुका होता है कि यही है। अमेरिका ने भारत को ये दे दिया है। अमेरिका कह रहा है कि हमारी सारी सहूलियातें आपके साथ हैं। अब जैसे आज ग्लोबल टाइम्स में चाइना ने लिखा कि अमेरिका ने सबको पीठ में छुरी मांगी है दोस्त बना करके। यहां दोस्ती नहीं हुई है, यहां दोस्ती नहीं हुई है कि हम तुमको ये करेंगे, हम तुम्हारे साथ यहां करेंगे। यहां पे हुआ है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर का जो जो परिधि खींची जाएगी, इसका जो नक्शा बनेगा, उस नक्शे में हम दोनों मिलकर काम करेंगे। ये नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान से दुश्मनी अगर इंडिया की है तो वो अमेरिका का भी दुश्मन हो जाएगा। ये नहीं कहा गया है कि हमारा दुश्मन तेरा दुश्मन, तेरा दुश्मन हमारा दुश्मन। इंडिया ने नहीं कहा कि चाइना हमारा दुश्मन है। इंडिया ने कभी नहीं कहा कि हम ये जो आपके पास आए हैं इसलिए कि हम चाइना को दांत खट्टे कर देंगे। कल हमारी चाइना से दोस्ती होगी तो हम चाइना से भी दोस्ती करेंगे। अमेरिका को इसमें कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। हमारी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो किसी के अगेंस्ट में है नहीं।
इंडिपेंडेंट है ये। अब चाइना इसको देख ले कि भाई हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो वो कर रहे थे। चाइना ने भी ग्रो किया, लेकिन चाइना का ग्रोथ क्या है कि न्यूक्लियर बॉम्ब दे दो, किसको? नॉर्थ अमेरिका को, किसको? पाकिस्तान को। तो पूरे हिस्से में उन्होंने बॉम्ब फैला दिए, और ये उनका ग्रो करने का तरीका था कि हर किसी अपना बढ़ जाओ, इन लोगों को पैरों के नीचे रख लो। तो हम क्या करें? हम किसी को बॉम्ब नहीं देने वाले और ना किसी के ऊपर बम चलाने वाले। हम ये कह रहे हैं कि हमारी कला, संस्कृति, तहजीब में हम अब जो वर्ल्ड लीडर है, होना तो पड़ेगा ना दुनिया की समस्याएं सॉल्व करने के लिए। उसके लिए हम तैयार हैं। धीरे 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 आपको 4-5 साल में ये तैयारी दिखेगी, और वो दिन दूर नहीं जब आपको मिडिल ईस्ट से ये सैंक्शन आ जाएगा कि कन्वर्जन के हम अगेंस्ट में। हम नहीं चाहते कि अब कोई कन्वर्ट हो, क्योंकि म्यूनिख डिक्लेरेशन में सऊदी अरबिया के प्रेसिडेंट ने जाके कहा था, जो उनके राजा थे, कि हमारी टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है। क्योंकि इस्लाम का तो कॉन्सेप्ट है ना, तुम टेरिटरी बढ़ाओ। जैसे हिंदुस्तान कैसे बना कोई नहीं जानता, किसने तलवार नहीं उठाई कि भाई ये है कि 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो हिंदुस्तानी बन जाओ, या तो हमें जजिया दे दो, या तो हमारा संस्कृत को बुला लो, अपना इलाका हमको दे दो। हिंदुस्तान ऐसे नहीं बना है, हिंदुस्तान अपने से बन गया। एक थ्योरी थी, वो थ्योरी बढ़ते 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 एक हजारों साल के इलाके में फैल गई, और उसने लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। जैसे आप हैं, आप जुड़े हुए हैं इस्लाम के साथ क्योंकि आपको तौहीद में प्यार है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ लोगों में प्यार है, कोई कल्चर से जुड़ गया, कोई भाषा से जुड़ गया, कोई गणेश से जुड़ गया, कोई राम जी से जुड़ गया, कोई किसी से जुड़ गया, और ये जुड़ते 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 भारत इतना बन गया। लेकिन किसी ने तलवार नहीं उठाई कि हेलो चलो भारत बनो, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होगा। अच्छा अभिषेक भाई, आपने आपकी बात की जो साबका जो वर्ल्ड ऑर्डर थे, जैसे आपने बात की यूरोपियन और इस्लामिक, इन दोनों को आपने मजहब के साथ जोड़ा कि जी ये पहले जो जितने भी वर्ल्ड ऑर्डर थे वो उनके पीछे मजहब कार फरमा था, उसके पीछे रिलीजन था। अभी जो इंडियन जो आप बता रहे हैं, जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें इंडिया का अहम रोल है, इसमें आप कहते हैं कि जी मजहब का कोई किरदार नहीं, तो ये कैसे हो सकता है कि साहब का अभी तक जब से दुनिया ये कायम हुई है, हर जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके पीछे मजहब था, लेकिन अब जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जिसमें इंडिया का अहम रोल है, उसमें आप कह रहे हैं कि मजहब का कोई किरदार नहीं, तो इसको जरा डिफाइन कीजिएगा। नहीं, मैंने कब कहा यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर मजहब का था? कभी नहीं कहा। हम्म, हम्म, यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर में मजहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ, जैसे पूरा का पूरा साउथ अमेरिका क्रिश्चियनाइज कैसे हो गया? बिल्कुल मजहब की वजह से। तो लेकिन ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बना, उस समय वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बन रहा था, उस समय वो लोग जाते थे, एक ऑब्सेशन हुआ करता था कि क्रिश्चियनिटी का वर्ल्ड ऑर्डर पे कोई वो नहीं था, वो एम्पायर नहीं बना रहा था क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के लोग जाते थे और वो करते थे लोकल लोगों को कन्वर्ट मिशनरी के रूप में। इस्लाम का जो कन्वर्जन हुआ वो सीधा राजा से युद्ध लड़के हुआ। छोटे छोटे लोगों पे उन्होंने कन्वर्जन पे अपना समय नहीं वेस्ट किया। वो सीधा राजा के पास गया कि 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन दे रहे, एक करो और तुम कन्वर्ट हुए तो तुम्हारा प्रजा अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे में जिसको आप लोग सूफी की गान कहते हैं, तो कुछ सूफियों ने भी काम किया इसमें। कुछ सूफी आए, उन्होंने इस्लाम की आपको बातें बताई और राजा मुत्तहिद हो गया। जैसे कश्मीर का जो पहला राजा था रिमचिन, लद्दाख का, वो तो सूफी ने कन्वर्ट किया था उसको। उसको समझ में जो आया उसने कन्वर्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बाद में लड़ाई हुई, वो जो एक अलग चीज है। क्योंकि आपको ये जो राजा को सीधा की या तो युद्ध करो या तो मीठे तरीके से, जो भी तरीका हो, वो इस्लाम का तरीका था। क्रिश्चियनिटी का तरीका ही नहीं था। क्रिश्चियनिटी में लोग गए, अपना पॉलिटिकल पार्टी अलग जाती थी और ये मिशनरीज अलग अलग जाती थी। कई बार पॉलिटिकल सैंक्शन नहीं मिलता था इन मिशनरीज को। लेकिन आपका यहाँ पे जो मिशनरी और पॉलिटिकल सैंक्शन था, ये जो राजा और वो जो होता था उलेमा, एक ही होता था। तो ये जो, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की ग्रोथ तो यूरोप में हो ही रही थी ना। आप देखें यूरोप में, ब्रिटेन में एक समय पार्लियामेंटेरियंस और राजा के बीच में लड़ाई हुई थी 1618 में, जिसमें के बाद बिल ऑफ राइट साइन हुआ था। तो आप ये यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर नेशन बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है। मैंने ये कहा, जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर आप देखते हैं कि सबको नेशन दे दो, सबको, हर नेशन यानी कि जो एक होमोजीनियस लोग हैं और जितने इलाके में वो रहते हैं उनको पॉलिटिकल पावर दे दो, तो होमोजिनिटी नेशन डिसाइड करेगी और पॉलिटिकल पावर उसका स्टेटहुड होगा। तो उस आधार पे अरबों को भी मिल गया, उस आधार पे हमको भी मिल गया, उस आधार पे ये। हालांकि हमारा ये कॉन्सेप्ट उनसे पहले का था। नेशन स्टेट उन्होंने नहीं ला के दिया। हमारा नेशन इसलिए नहीं था क्योंकि हम उसको सिविलाइजेशन कहते थे, हम कल्चरल उसकी बात करते थे, ठीक है ना। तो इस्लाम ऑन द कॉन्ट्ररी, तो यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर नेशन बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है। इस्लामिक जो है वो तो है ही इस्लामिक, उसका वो उनका मैसेज जाता था। जो 4 वो थे खलीफा, चारों खलीफाओं ने चिट्ठियां भेजी है ना कि भाई आ गए हैं, प्रॉफिट मोहम्मद का पैगाम आया है, खुदा ने पैगाम भेजा है,
अब आपको ये पैगाम एक्सेप्ट करना है, 3 ही तरीके हैं आपके पास। नंबर 1, आप लड़ लें और जो जीतेगा जमीन उसकी। नंबर 2, आप स्वीकार कर लो। वो ये थोड़े करें कि हमारे साथ पॉलिटिकल संधि करो, अरबी और पारसी मिलकर के गवर्नेंस बनाएंगे, वो ये तो नहीं बोल रहे हैं। वो तो कह रहे इस्लाम की बालादस्ती वो मानो, तुम इस्लाम रूल करेगा। हमारी जो लेजिटिमेसी है वो किसी उससे नहीं आ रही है, नेशन स्टेट से, अरब से, इस्लाम से आ रही, कुरान से हम लेजिटिमेसी ले रहे हैं। सेंट्रल एशियन ने भी ये किया और इन्होंने भी ये किया, ठीक है ना। तो अब जैसे अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बना, आए सभी उसी नाम पे कि भाई यहाँ पे कुफार है, यहाँ पे आइडल वर्शिप है, यहाँ पे शिर्क है, इसको खत्म करना है। दिस वाज द मोटिवेटिंग फोर्स। मोटिवेटिंग फोर्स वाज इस्लाम का। मोटिवेटिंग फोर्स कभी भी नेचुरल रिसोर्स का वो नहीं था, क्या नाम है, एक्सप्लॉइटेशन, जो चाइना ने किया या यूएस या जो यूरोप ने किया। तो वो बैलेंस करके रखे। लेकिन इधर से जो आए इन्होंने, जिन्होंने रूल किया, वो इस्लाम के नाम पे आए। और इसलिए मैं उसको कह रहा हूं कि जो इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर का, आपको इसको उसी तरीके से देखना पड़ेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स हिस्ट्री। अब इसमें क्या है, इसको आप इसका वैल्यू जजमेंट ना करें। लेकिन यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर, इट्स नॉट अ वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ रिलीजन, इट्स अ वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ यूरोपियन पॉलिटिक्स, नेशन स्टेट, उनका जो रेनेसा है। क्योंकि उन्होंने खुद को भी वैसे ही किया ना, उन्होंने खुद वहां अपने यहां से भी क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दिया पॉलिटिक्स से। लेकिन अरबों के यहाँ पे इस्लाम तो नहीं खत्म हुआ पॉलिटिक्स से। आप देख रहे यूरोपियन जहां जा गए उन्होंने रिलीजन को खत्म कर दिया। सेंट्रल एशिया में आए, पहले सेंट्रल एशिया ने 200 साल तक पूरे खित्ते में तबाही मचाई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वेस्ट एशिया में, हर जगह जाके यूरोप में तबाही मचाई। उसके बाद फिर स्लाव उठे, ईस्ट यूरोपियन उठे, उन्होंने उनके घर को पूरा ले लिया, जिसको आप यूएसएसआर कहते हैं। यूएसएसआर क्या था, इस्लामिक लोगों के उन्होंने ठोक बजा दी। उन्होंने कहा कोई रिलीजन नहीं चलेगा, कम्युनिज्म की थ्योरी चलेगी। तो कम्युनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर भी है, हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं कर पाया और कम्युनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर खिल गया क्योंकि इकोनॉमिकली वो वायबल नहीं था। तो और अब दूसरी बात ये रही कि इसलिए आपको एक डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा ना। और दूसरी बात ये रही कि इंडियन वर्ल्ड ऑर्डर, रिलीजन और धर्म में आपको तो अंतर करना पड़ेगा। आपके यहाँ के जो विद्वान है वो कहते हैं इंडिया में कभी धर्म नहीं था, रिलीजन कभी नहीं था, रिलीजन तो सिर्फ हमारे पास, एकदम सही कहते हैं। हमने कभी कोड ऑफ रिलीजन का मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट गिवन बाय गॉड, लॉज फॉलो करना। आप इस्लाम सिर्फ तौहीद मानने से नहीं हो जाएंगे, आप मुस्लिम सिर्फ तौहीद माने तो नहीं होंगे। आपके ऊपर, अब आप वो फॉलो नहीं करते हैं इसलिए कई लोग आपको मुनाफिक भी कह देंगे। लेकिन आपको आपको है कुछ मैंडेट्स जो आपको पूरे करने, 5 डूज और जो उसके अलावा है, क्योंकि आप तो दारुल इस्लाम में रहते हैं। दारुल इस्लाम में नहीं रह रहा है उसके लिए तो मैंडेट है कि उसको कैसे इस्लाम को फैलाना है। एक मोमिन की मैंडेट है कि उसको इस्लामिक राज्य का वर्चस्व लाना है। अगर वो ये नहीं कर रहा तो मोमिन नहीं है। फिर आप समझ रहे ना, जो ट्रू स्पिरिटेड मोमिन जो है। तो पॉइंट ये है कि आप ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए इंडियंस ना तो पाकिस्तानी को समझ पाते हैं, ना पाकिस्तानी इंडियंस को, या ऐसे कर ले, ना मुसलमान भारतीयों को समझ पाते हैं, ना भारत। क्योंकि भारतीय लॉज के हिसाब से नहीं है, हिंदू बनने के लिए कोई लॉ नहीं फॉलो करना कि तुम ऐसा है कि तीर्थ नहीं करोगे तो हिंदू नहीं होगे, या अगर जाके 10 जगह हिंदुइज्म नहीं फैलाओगे तो हिंदू नहीं होगे। उसका जो धर्म है वो ये कहता है कि ये जो तुम्हारा ये जो शरीर है और जो जीवन है ये अलग अलग है। तो तुम इस शरीर के लस्ट में मत फंसो। आपका भी यही है कि जीवन के लस्ट में मत फंसो। पर्पस दूसरा है और फिलॉसफी दूसरी है। हमारा ये कह रहा है कि इस लस्ट में मत फंसो, अपना जो कर्म है वो कर्म करो, और उस कर्म को जो है उसमें तुम भगवान को ढूंढो। आपके यहाँ पे भगवान बता दिया गया है, गॉड के कॉन्सेप्ट डिबेटेबल नहीं है। भगवान का कॉन्सेप्ट बता दिया गया, जो भी बताया गया है, क्वेश्चन की जगह नहीं है। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा, जाके ढूंढो भगवान को। जब भगवान ही नहीं पता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग भगवान हैं, तो फिर उनके लॉज कहां से आएंगे? क्योंकि प्रॉफिटहुड के सिस्टम में लॉज दिया जाता है ना। जैसे मोजेस को कमांडमेंट्स मिले, जीसस ने भगवान की बात तो नहीं कही, जीसस ने भगवान से बातचीत नहीं करी, लेकिन जीसस चूंकि स्वयं भगवान के बच्चे थे, तो जीसस के मुंह से लिखी गई जो 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 प्रीचिंग थी उसको गॉस्पल कहा गया कि भाई जीसस जो बता रहे हैं वो गॉस्पल है, चूंकि ही सन ऑफ गॉड, सो इट्स डायरेक्टली द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है ना। अब वापस से जो प्रॉफिटहुड आया, तो आप जो अरबों में आया, वो फिर से वो चलेगा यहूदी वाले में, मोजेस के फॉर्म में। तो मोजेस के जो 10 कमांडमेंट थे, उन 10 कमांडमेंट की तफसीर से तालमुड बना। ठीक है ना। उनका मतलब इंटरप्रिटेशन करते 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 बुक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो गई। उसी तरीके से अब आप देख ले, कुरान तो एक है, पर आपके यहाँ सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी उसकी इंटरप्रिटेशन पे, उसका फिक जो है, उसका जो तफसीर है, उस पर जो जूरिस्प्रूडेंस है, केसेस हुए हैं, फतवाज आए हैं,
तो ये सब मिलके सेट, उन सबका बेसिक किताब तो कुरान है ना। जी। एक कुरान से जिसमें 6,666 आयतें होंगी या जो भी आयतें होंगी, उनसे आज आपके पास 6,666 से ज्यादा किताबें हैं उन आयतों को डिस्क्राइब करते हुए, उनकी फिक को क्रिएट करते हुए। तो वही कॉन्सेप्ट है वहां भी। तो हमारे यहाँ ये सब नहीं था, हमारे यहाँ ये कभी नहीं आया कि ये भगवान ने बोला इसको ऐसा करो। हमारे यहाँ भगवान से की गई बातचीत के सबूत मौजूद हैं, मगर वो ये था कि वो ऐसा करता है, ये ऐसी थ्योरी है, मन कैसे चंचल होगा, मन कैसे कंट्रोल में आएगा। मतलब ये कम्युनिटी नहीं बनाता। जो सनातन धर्म है ना, ये इंडिविजुअल को प्रेरित करता है कि तुम स्वयं से भगवान से जुड़ो। और वो एब्स्टिनेशन को, जैसे कट्टर हिंदू कौन है? कट्टर हिंदू वो है जो चला जाए पहाड़ों में अपना शरीर गड़ाने के लिए, वो कट्टर हिंदू है, क्योंकि वो फिर मोह माया से, लस्ट से दूर जाएगा। उसको कहा गया भाई 25 तक तुम ज्ञान अर्जित करो, 0 से 25 साल तक, 25 से 50 तक तुम संतान की उत्पत्ति करो, 50 से 75 तक तैयारी करो, तुम संन्यास आश्रम में जाओ। यानी कि फिर मोह माया छोड़ दो। 50 के बाद अगर तुम लड़की वड़की के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। मोह माया छोड़ो, ये बच्चों बच्चों का प्यार धीरे धीरे छोड़ो। और चूंकि एकदम से नहीं छूटेगा, तो 25 साल का वो दिया गया है आपको ट्रांजिशनरी पीरियड। और जब ये सब मोह माया छूट जाए 75 में, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये तो हमारे वाले ही हमको लात मार रहे हैं, तो फिर कहा गया कि वानप्रस्थ जाओ, अब जंगल में अपनी हड्डियां गलाओ, क्योंकि तुम्हारी अब मानवता में तुम्हारी जरूरत नहीं है। मानवों के लिए अब तुम उपयोगी नहीं रह गए हो। कितना भी आप कह लें कि बाप माँ की सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो सेवा करने वाला थक जाता है। कितने दिन वो आपकी टट्टी पेशाब साफ करेगा? आप समझ रहे हैं? तो वो थक जाता है। इतना आसान नहीं है जी। कहना कि माँ बाप की सेवा, उसके अपनी जीवन भी है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इंडिया कभी भी रिलीजन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। रिलीजन का मीन्स एग्जॉस्टिव कोड ऑफ कंडक्ट टचिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और इंडिया में जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, वो आपका खुद से ढूंढिए, भगवान से बात कीजिए जैसा बनाना चाहता है। इसलिए जो जो लॉज बने वो मैन मेड लॉज थे। मनुस्मृति किसी भगवान ने नहीं बताया है, एक ऋषि थे, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट दिया। तो मनुस्मृति की तुलना कुरान से आप नहीं कर सकते कि कुरान वर्ड ऑफ गॉड है, मनुस्मृति क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ मैन मेड लॉ। समझ रहे ना आप? तो उनकी तुलना ही नहीं जी। की जा सकती। और मनु के जैसे लॉ गिवर बहुत से ऋषि रहे हैं जिन्होंने इंसानों को, जैसे अर्थशास्त्र देख लें, और भी तरीके की आपको ऐसी किताबें मिल जाएंगी जिसमें प्रश्न इसमें ये किया गया है कि भाई एक सोसाइटी में जब आप रह रहे हो, सोशल ऑर्डर में रह रहे हो, तो किसका बिहेवियर कैसे होना चाहिए। अच्छा, आप एंड में थोड़ा 2 मिनट में आपने बताना है कि जो ये न्यू एक वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें इंडिया का अहम रोल है, इसकी मुखालफत पाकिस्तान और चाइना अगर करते हैं तो कुछ यहाँ पर इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इसके जो असरात क्या होंगे पाकिस्तान और चाइना अगर मिलकर इसकी मुखालफत करते हैं तो? पाकिस्तान इसकी मुखालफत करेगा, इससे कोई फर्क तो इंडिया को नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान कोई पोटेंट फोर्स है नहीं। पाकिस्तान की सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू है कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। दिस इज द ओनली थ्रेट इंडिया हैज पाकिस्तान से। आप मेरे लिए कोई ट्रेड चैलेंज नहीं हो, इंटेलेक्चुअल चैलेंज नहीं हो, आप सोशल चैलेंज नहीं हो। इंडिया से आपको न्यूसेंस वैल्यू हो कि कल को कोई ऐसा आदमी बैठ गया वहां पावर में जो कि इतनी नफरत हो जिसके अंदर कि वो न्यूक्लियर बम चला दे। यही एकमात्र थ्रेट है। तो आपके मानने या ना मानने से हमें कोई नहीं है, वो क्राइसिस मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा। वो क्राइसिस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर को मैनेज करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके साथ किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप जब जाएंगे तो आपके कुछ सेट ऑफ क्वेरीज हैं और सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसको कि आप कभी इवोल्व नहीं करते। आज से आप देख ले 50 70 80 साल पहले, 90 साल पहले जो आपके बाप दादा कहते थे, वही स्टेटमेंट आज भी चल रहा है। जिनोसाइड आप पढ़ लें, सिक्योरिटी काउंसिल में जब कश्मीर को रिप्रेजेंट किया था 1947 या 48 में, सर जफरुल्लाह खान ने जो स्टेटमेंट वो देते वही स्टेटमेंट इमरान खान देते, एग्जैक्टली इन वर्बैटिम। जिनोसाइड कर रहा है मुसलमानों का, मुसलमान के ऊपर हिंदुओं का वो है, हिंदुत्व एक फासिस्ट पॉलिसी है, और मुसलमान के ऊपर जाति, यही चल रहा है। ये 150 साल तक अगला चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इंडिया को इससे कोई वरी नहीं है। आप वो कहते रहिए, आप बढ़ते रहिए आगे। चाइना इज अ थ्रेट इन अ सेंस कि चाइना अगर एक ऐसा कोई काउंटर वर्ल्ड ऑर्डर ला रहा है जो रूल ऑफ लॉ बेस्ड नहीं है, उसमें जो रूल ऑफ लॉ बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें आर्म कॉन्फ्लिक्ट की संभावना है। बट द क्वेश्चन इज दैट कि क्या सारी दुनिया चाइना का बालादस्ती स्वीकार करने को तैयार है? चाइना जहां जाता है लोन देता है, आपको अपने पैर के नीचे दबाता है। चाइना आएगा तो ये नहीं कहेगा कि हम इस्लाम की तारीफ करते हैं। चाइना आएगा, अगर आपके ऊपर आजू हो गया, उसने कहा सामने बंद कर देना है। आज आपके यहाँ पे चाइना आ गया तो उसने कहा सबसे पहले मस्जिदें बंद करो। हिंदुस्तान आएगा तो ये नहीं बोलेगा मस्जिदें बंद करो, हिंदुस्तान आपको 2 मस्जिद और बना के दे देगा। बहुत अंतर है। तो चाइना आपको एज अ क्लाइंट स्टेट यूज करता है, ये बात हमेशा याद रखें आप। चाइना वुड नेवर गिव यू एन इक्वल स्टेटस। चाइना वुड ऑलवेज कंसिडर यू एन इंफीरियर क्या कह ले रेस।
वो आया था ना, वो देखे लेना, चाइनीज वो था अभी इंजीनियर, वो खैबर पख्तूनख्वा में या कहाँ पे उसने ब्लास्फेमी की थी, बचा लिया ना आपने जी उसको। क्या कर लिया आपने उसका? वो उनके खून में है भाई, वो नहीं मानते भगवान को, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो वैसे भी वो इंडिक ट्रेडिशन वाले, वो बुद्धा को मानते हैं। तो अगर उनके अंदर भी, उनके अभी रिवोल्यूशन हो गया, टोटल ये है कि क्या कम्युनिस्ट सरकार रहेगी, क्या इंटरनली वो अपनी ये जो अभी तक की जो फोर्स से वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये तो कहीं ऐसा तो नहीं वो उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। देखिए मोदी को गाली लोग खुल के देते हैं, लेकिन शी जिनपिंग को चाइना में खुल के गाली नहीं दे सकता। तो इंडिया में भले उसको गाली पड़ जाए, लेकिन लोग गाली देके सकून में हो जाते हैं, यार प्रधानमंत्री को गाली दे दिया, मोदी चोर है, मोदी की ये, मोदी की वो, गाली करके फेसबुक पे करके लोग अपने दिल को ठंडा कर देते हैं और सबको लेके चला जाता है। कोई किसी से छुपाया नहीं जाता कि ये हो गया, अचानक से लोगों को पता चला यार ये हो गया। जो होता है खुलेआम होता है, पब्लिक में स्क्रूटनी होती है, डिबेट होता है, सब कुछ होता है। आप समझ रहे हैं? देयर इज नथिंग हिडन, जी जो पब्लिक को पता होता है। डिसकंटेंट का आसान नहीं होता, चाइना में ये नहीं होता। पब्लिक को कुछ कह रहे होते, कर कुछ रहे होते हैं। तो चाइनीज इंटरनली बहुत वीक है डेमोक्रेसी नहीं होने की वजह से, क्योंकि सबको साथ में लेके नहीं चल रहे। इंडिया में हम सबको साथ में लेके चले, 370 हटाया तो डंके की दम पे हटाया। कश्मीरियों को पता है कि 370 हट गया। अब कश्मीर के लोगों को स्वीकार करना है कि वो भारत के अपनी हेरिटेज और एंशिएंट हिस्ट्री के साथ जुड़ेंगे या अपना रिलीजियस के आधार पर नेशनहुड बनाएंगे। ये तुमको चूज करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक सही है गलत है, चॉइस उनकी है। हमारा ये कहना है कि कश्मीर शुरू से हमारा था, सदियों हजारों वर्ष से। इस्लाम की हिस्ट्री वहां पे मुश्किल से 800-900 साल की है। उसका नाम ऋषि कश्यप के आधार पे है। वहां पे शारदा लिपि लिखी गई, शारदा मंदिर है वहां पे पूरा हिंदुइज्म का एक बहुत बड़ा साइंटिफिक वो सेंटर था। कश्मीर कोई टूरिज्म की जगह नहीं हुआ करती थी, कश्मीर एक साइंटिफिक रिसर्चर की जगह हुआ करती थी। तो उनको चूज करना, उनको पता है ना, उनके साथ कोई धोखा तो नहीं किया ना कि धीरे से रात में पाकिस्तान बैठ गया, चाइना बैठ गया, अरे यार तुम 370 हटा लो, हम ये हटा लेंगे, हम कुछ कुछ नहीं कहेंगे, और जनता को कुछ पता ही नहीं है। ये नहीं किया, खुलेआम हुआ। जिसको पत्थर मारना था वो आके पत्थर मार देता सैनिकों के ऊपर, जिसको गोली चला दी गोली चला देता, सबको पता सब कुछ है। तो जब आपको पता होता है ना मुजफ्फर भाई कि ये हो गया है, तो आप फिर कंटेंट, 2 दिन गुस्सा रहेगा, अरे आग लगा देंगे, फिर आप धीरे धीरे चलो। पता है आपको, वो नहीं हो रहा है कि यार हमको पता ही नहीं है, आप घुट नहीं रहे हो। अनसर्टेनिटी में आदमी घुटता है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। वो आदमी बंदूक अनसर्टेनिटी में उठाता है, जब उसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। जब सर्टेन है ना कि ये हो गया, तो 2 दिन गुस्सा रहेगा, ऑब्वियस है। लेकिन उसके बाद खेल वो उसमें वो फिर रम जाता है, चलो यार एक्सेप्ट करो, यही है। जैसे शादी नापसंद की हो जाए तो 2 दिन तो आप बड़ा लड़ेंगे, ये कैसी आ गई कैसी आ गई, आप एक हफ्ते बाद झक मारे, आप चलाओ भैया जो है अब हो गया, चलो काम चलो। दिस इज एग्जैक्ट सिचुएशन। तो चाइना अंदर इंटरनली बहुत कमजोर है। टाइनामेन स्क्वायर हो चुका है, अभी फिर से हुआ था उनका रिवोल्यूशन डेमोक्रेसी को लेके। सब लोग खुश नहीं है, क्योंकि बहुतों के अंदर ये डिजायर होगी कि हम भी चाइना पे रूल करें, और वो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको वो रूल करने नहीं दे रहे हैं। तो चाइना इंटरनली उतना वीक, उतना स्ट्रांग नहीं है। नेशनलिज्म का और कम्युनिज्म का ज्यादा दिन चूरन नहीं चिटा पाएंगे, और लोगों को मोरालिटी तो अंत में धर्मा से लेना पड़ेगा। इस्लाम तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बाकी बुद्धा को रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने। बुद्धा की जो बड़ी बड़ी कार्विंग है उनके यहाँ पे वो दिखाते हैं, वुहान में है, यहाँ पे है, वो सब प्रिजर्व करके रखे हैं वो। मैं शंघाई में बुद्धा मंदिर में गया था, मेरा दोस्त बोलता था मेरे कौन सा रिलीजन फॉलो करता है, आई एम फ्री थिंकर। अच्छा भाई फ्री थिंकर, पता नहीं, हम बच्चे थे, हमें भी क्या पता फ्री थिंकर है ये। फिर उसके बाद एक दिन मुझे आया, बोला कि चलो हम तुम्हें एक जगह लेके चलते हैं, तो वो हमको एक संगाई के टेम्पल में ले गया। ये बड़ा बड़ा अगरबत्ती गाड़ देते हो, अशोक की लाट लगी थी, जो नहीं है चार तरफ से शेर, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, उसकी लाट करी थी। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार तू ये क्या कर रहा है? बोला हाँ बुद्धिस्ट बट आई एम फ्री थिंकर। मैंने कहा यार किसको धोखा दे रहे हो यार, खुदा का खौफ करो, ये बोल नहीं पाया मैं, बोलना था बुद्धा का खौफ करो। आप समझ रहे हैं? तो वो बुद्धा उनके खून में बसा हुआ है, ये आप जान लीजिए। बात वहां पे क्रिश्चियनिटी और इसकी हो रही है कि वो फैलने नहीं देना चाहते, वो कहते हैं बाहर की चीजें हम नहीं आने देंगे। तो देखिए धर्म चाहिए सबको, अंत में एक समय भगवान चाहिए होता है, भगवान के बिना आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान एक ऐसा कांस्टेंट है जिसपे आप ये विश्वास करते हो कि ये हमें धोखा नहीं देगा, बस यही है कि इससे मांग लो ये दे देगा। हो गया, लॉटरी लग गई तो अरे भाई इसी ने दिया, नहीं हुई तो अरे यार कुछ नहीं दिया, ये वही वाला खेल है। हो गया तो अल्लाह ने दिया, नहीं दिया तो यार हमारी कोई कमी रही होगी, ये सब वाला थ्योरी चलेगा। तो बहुत चाइनीज शुक्रिया होना पड़ेगा, जी डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना अपने अंदर से इम्प्लोड करेगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो इंडिया को एक नया वर्ल्ड ऑर्डर का एक लीडर इस वक्त माना जा रहा है, बल्कि उनको एक रोल दिया गया है और वो उसने अपने इस रोल को कबूल करने की शुरुआत भी कर दी है। तो हम देखेंगे अनकरीब ये 2 4 5 साल में, जैसे आपने बोला कि इंडिया उभर कर सामने आएगा एज ए ग्लोबल साउथ लीडर के तौर पर। तो
आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती वक्त दिया हमें और हमें सही तरीके से सारी जानकारी दी। तो अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। चलिए, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम, अल्लाह हाफिज, नमस्कार। नमस्कार, बाय बाय। नमस्कार।